नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। तमाम तरह के मतभेदों के बाद पेरू की राजधानी लीमा में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों ने एक ड्राफ्ट पर सहमति हासिल कर ही ली है। इसमें क्लाइमेट चेंज से निपटने को लेकर फिर नए सिरे से संकल्प लिया गया है। हालांकि इस दिशा में काम कर रहे जो एक्टिविस्ट हैं उनको इसको एक कामयाबी के तौर पर मानने को तैयार नहीं है। 2 हफ्ते तक चली इस बैठक में ऐसी रूपरेखा को मंजूरी दे दी गई है जो कि 2015 में समझौते की तरफ ले जाएगी, यानी कि जब पेरिस में बातचीत होगी इस पर। और इससे पहले बातचीत में अमीर और गरीब देशों के बीच ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के स्तर और संभावनाओं को लेकर काफ़ी मतभेद रहे थे। भारत ने हालांकि ये कहा है कि वो ये तमाम जो डेवलपमेंट रहे हैं उससे संतुष्ट है। कैसी ये बैठक रही, क्या कुछ हासिल हुआ और क्या है पेरिस में आने वाली चुनौतियां, साथ ही क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर पूरी जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें किस तरह से उबाल है, किस तरह से अलग अलग खेमे बने हुए हैं, वो सब कुछ समझने की कोशिश करेंगे इस कार्यक्रम में तमाम खास मेहमानों के जरिए। मेरे साथ सुनीता नारायण मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर जनरल हैं सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और हिंदुस्तान की जानी मानी एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट हैं, आप सभी ने जानते हैं। इसके अलावा ओम थानवी साहब यहाँ पर मौजूद हैं, एडिटर हैं जनसत्ता अखबार की और लीमा जो कॉन्फ्रेंस है उसको कवर करके जस्ट अभी वापस लौटे हैं। उनसे जो है ताज़ा खबरें हम लेंगे कि क्या कुछ हुआ, फर्स्ट हैंड रिपोर्ट्स उनके पास मौजूद हैं। डी रघुनंदन हैं, सेक्रेटरी हैं दिल्ली साइंस फोरम के, और चौथे खास मेहमान इंडस्ट्री से हमारे साथ मौजूद होंगे उनका पर्सपेक्टिव रखने के लिए श्याम पोद्दार साहब हैं, को चेयरमैन हैं इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी पीएचडी चेंबर्स। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले थानवी साहब आपके साथ ही शुरुआत में करना चाहती हूँ। सबसे पहले ये बताइए कि जो एक कॉन्ट्रडिक्शन नज़र आ रहा है कि अगर अखबारों की हेडलाइंस आप पढ़ें तो ये कह रहे हैं कि भाई कामयाबी हो गई और सहमति बन गई, लेकिन एक्टिविस्ट ये कह रहे हैं कि 2 जो खास बिंदु थे इसका जो एजेंडा था उसमें ये था कि पहली बात जो एक टेक्निकल टर्म है इसको लेकर कि जो इंटेंडेड नेशनली डिटर्मिन्ड कंट्रीब्यूशन है, यानी कि देशों को जो तय करना है कि हम अपने हिसाब से कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, उस पर भी बात नहीं हो पाई। और 2015 में पेरिस में क्या होगा इस पर भी रूपरेखा उस हिसाब से नहीं बन पाई जैसी बननी थी। क्या ये सही है? नहीं, ये बात सही है, पर एक तो मैं पहले कहूँ कि मैं रिपोर्टिंग करने नहीं गया था। मैं गया था क्योंकि मेरी रुचि है और मैं इस विषय पे लिखता, एक पत्रकार की हैसियत से लिखता हूँ, रुचि रही है। बल्कि सुनीता नारायण जानती हैं कि सबसे पहले इन्हीं के साथ में गए थे जब ये सिलसिला शुरू नहीं हुआ था और रियो द जनीरो में सबसे पहली जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तब से जाता हूँ। मेरा मानना ये है कि अब जब 3 दिन की जो जद्दोजहद थी उसमें ये हमेशा अंतिम दौर में होता है और आखिर में ये है कि मीडिया के लिए कुछ जिसको फेस सेविंग कहते हैं, तो आपने कहा कि ठीक है हम एक नतीजे पे पहुंचे हैं। ये कोई नतीजा नहीं है अगर आप अपनी जिम्मेदारी का इजहार नहीं करते हैं। और जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाने वाले दुनिया में देश हैं, सबसे नंबर 1 तो आप चीन मानिए, अमेरिका मानिए, जो अब एक नाव में सवार हो गए हैं। जो ब्रिक्स में चीन भारत के साथ है वो अब जो है इस मामले में अमेरिका के साथ है। फिर यूरोपियन यूनियन के जो विकसित देश हैं, तो विकसित देश हैं उनकी क्या जवाबदेही है? अब सबको एक नाव में सवार करके कहा गया है कि मे बी वो चाहें तो जो है वो इतना काम करके दिखा सकते हैं। तो ये जो है ये सिर्फ ये जिसको कहना चाहिए कि एक आपने अंतिम दौर में जाकर के कहा और अब लोग कहते हैं हमारी उपलब्धि है, ये उपलब्धि नहीं है। मेरा मानना ये है कि जिस चीज़ के ऊपर वैसे भी इस बार मैंने शुरू में ये लिखा भी था कि 10,000 लोग भी नहीं थे, जबकि मैं कोपेनहेगन गया था वहाँ 35,000 लोग थे, वहाँ ओबामा भी थे, वहाँ मनमोहन सिंह भी थे, राष्ट्राध्यक्ष आए थे। इस बार सब लोग आधे मन से थे कि तो क्या इसका मतलब ये भी माना जा सकता है कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में जो क्लाइमेट चेंज है वो उनके नक्शे से धीरे धीरे उतर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। असल में पेरिस जो चूंकि नया समझौता होना है, 2 साल पहले क्योतो का जो करार था वो खत्म हो चुका है। अब आपको नए की रूपरेखा बनानी है, अब वो रूपरेखा पेरिस में बनेगी, ये लगभग तय है। लेकिन इस बार जो कच्चा जिसको कहना चाहिए, जो ढांचा होना चाहिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे भारत है और देश जो पहले रहनुमाई करते थे तीसरी दुनिया के देशों की और वहां जाकर के बात करते थे, और पर्यावरण का मतलब सिर्फ सौदा नहीं है जो अब वहां जाके हो गया है कि आप हमारे लिए कितना करेंगे, देखिए आपने क्योतो में ये कमिटमेंट किया था, ये आपको हमें भरपाई करनी है, ये आपको तकनीकी मदद देनी है। ये सौदा अपनी जगह एक है। इसके अलावा पर्यावरण के अंदर भुखमरी भी आती है, उसके अंदर आपकी आबो हवा भी आती है, उसके अंदर महिलाओं की दशा भी आती है, गरीबी भी आती है, कुपोषण भी आता है। इन चीजों के ऊपर तीसरी दुनिया के देशों को जो वहां जाकर के मुद्दा बनाना चाहिए वो मुद्दा बन नहीं पाता है। और भारत का ये मुझे कहना चाहिए कि यहाँ जाने से पहले देखिए, एक तो सुनीता जी यहाँ मौजूद हैं जो प्रधानमंत्री की कमेटी में पहले थी, उनको इस सरकार ने बाहर कर दिया है क्योंकि इस सरकार ने आते ही 80,000 करोड़ रुपए की आप ही देखिए कि ऐसी मंजूरी दे दी थी
जो उद्योग लगने वाले थे, और उसके बाद में 370 एकड़ का जब अडानी को दिया, तो लोगों का जब कोयले से बनने वाली ऊर्जा के लिए सरकार की नीति ये है, तो वहां जाकर के आप किस मुंह से क्या रहनुमाई करेंगे? आप ये कह रहे हैं कि जो जिस तरह से लीडरशिप जो देखी जाती थी पहले गरीब देशों की डेवलपिंग, अब उसके लिए चेहरा नहीं बचा। भारत था, एक चेहरा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इन चीजों को जिस तरीके से हम वहां जाकर के मतलब अखबारों में बयान देना और बात है, लेकिन बहादुरी के साथ में वहां उन देशों को जो आपकी तरफ देखते हैं, क्योंकि आप में एक ताकत थी, अब वो ताकत आप में नहीं है, क्योंकि आप एक कमजोर जगह पे खड़े हैं। अगर आप कोयला, जिसको कि बैड एनर्जी सारी दुनिया में माना जाता है, अगर आप कोयले से बनने वाली कारखानों को 20,000 करोड़ रुपए का कोई व्यक्ति दावा लेके आया, 20,000 करोड़ मेगावाट के कारखाने 5 राज्यों में लगाने जा रहा है, और सरकार अगर उसके साथ खड़ी नजर आती है तो आपकी आवाज कमजोर पड़ जाती है। ओम थानवी जी, इसके की जो राजनीति है उस पर हम जरूर चर्चा करेंगे, लेकिन ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि उसका जो टेक्निकल एस्पेक्ट है उसको किस तरह से समझा जाए। रघुनंदन जी, ये बताइए कि फिलहाल मैं आपसे समझना ये चाहती हूँ, उससे पहले कि मैं सुनीता नारायण की तरफ जाऊँ, उसका जिक्र भी किया है ओम थानवी जी ने, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन है, पहले तो इसे समझा किया जाए कि वाकई जो कमिट कर रहा है एक देश के, वो कितना कॉन्ट्रीब्यूट करेगा जो कार्बन एमिशन है उसको कम करने में। इसमें किस तरह का विवाद हुआ जो इस पर जो है एक सहमति नहीं बन पाई? देखिए, एक तरह से मैं तो मानता हूं कि सहमति बन रही है, और इस सहमति को हम पेरिस में भी देखेंगे। और ये सहमति है कि क्योटो प्रोटोकॉल में एक लक्ष्य हमारे सामने था, अब की बार भी एक लक्ष्य है कि हम जितना तापमान बढ़ेगा जलवायु परिवर्तन से, उसको हम 2 अंक सेल्सियस से कम रखेंगे। पर अगर हर देश अपने आप तय करे कि हम क्या करेंगे, इसका जब सब इकट्ठा हम करें, क्या वो लक्ष्य हमारे 2 अंक सेल्सियस का पूरा होगा? तो ये एक, जिसे कहते हैं बॉटम अप प्रोसेस है, जो क्योटो प्रोटोकॉल में एक टॉप डाउन था। टॉप डाउन क्यों? क्योंकि आपका जो टॉप है 2 अंक सेल्सियस तय करता है कि इतनी ही प्रदूषण आप कर सकते हैं, पर अगर हर देश अपना अपना लक्ष्य तय करेगा तो ये 2 अंक सेल्सियस तो अब होगा नहीं। जो प्लेजेस अब किए गए हैं कानकुन से जो चले आ रहे हैं, वो अगर पेरिस में यही लागू होंगे तो 3 से 4 अंक सेल्सियस तापमान बढ़ेगा, यानी कि जलवायु परिवर्तन और तेजी से बढ़ेगा। दिस स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है नीचे से तय करना कि कोई टारगेट नहीं ऊपर से, दिस हैज बीन रैटिफाइड अब की बार मोर और लेस लीमा में। और अगर यही चीज पेरिस में हो कि बॉटम अप होगा, और अब की बार जो रिव्यू होना चाहिए, ठीक है आपने बॉटम अप कहा, हम पहले इसको स्टडी कर लें, क्या इससे 2 अंक सेल्सियस पहुंचेंगे या 3 पहुंचेंगे। अगर 3 पहुंचने की गुंजाइश है तो सब देशों को कहना चाहिए आप वापस जाओ, दोबारा सोच के आओ और अपने लक्ष्य को और बढ़ाओ। भारत ने और कई देशों ने, अमेरिका ने ये कहा कि हम कोई रिव्यू नहीं करना चाहते। तो रिव्यू नहीं करोगे तो ये लक्ष्य कैसे पूरा होगा? लेकिन ओम थानवी बार बार इस बात पे भी कह रहे हैं कि क्यों सभी देशों को एक जगह जो लाकर आप सबसे एक तरह की कस्में खिलाना चाहते हैं। कुछ देश ऐसे हैं जो कि न जाने सदियों से कर रहे थे कार्बन एमिशन, और अब आके जो है अब भी तैयार नहीं है कसम खाने के लिए। और कुछ देश ऐसे हैं, डेवलपिंग कंट्रीज, विकासशील देश, जिनको तरक्की की ज़रूरत है, विकास की ज़रूरत है, और शायद इस वजह से वो ज़्यादा एमिशन करेंगे। तो कहीं ना कहीं बुनियाद जो है इसकी वो गैर बराबरी पर टिकी हुई है। बिल्कुल, वो है, गैर बराबरी है, और कोशिश ये रही है कि ये गैर बराबरी को और एक ढांचे पे मजबूत किया जाए, और इस समझौते के ढांचे के अंदर ही इसको बिठाया जाए। और ये कोपेनहेगन से लेके आज तक ये चला आ रहा है, और मेरे ख्याल से लीमा में इसमें कोई तब्दीली नहीं हुई, और जो ढांचा बन के आ रहा है पेरिस की तरफ, वो मेरे ख्याल से इस बात को और मजबूत। जी, आप जल्दी से अपनी बात करें, फिर सुनीता नारायण, श्याम पोद्दार दोनों मौजूद। अमेरिका की जो बात कर रही है, अमेरिका तो देखिए अभी समझौते का हिस्सा नहीं है, और जो चीन के साथ में समझौता किया है, उन्होंने कहा है कि 15 साल बाद में हम किस लक्ष्य को हासिल कर लेंगे, उत्सर्जन जो घटाना है। और चीन ने 20 साल का लक्ष्य रखा है सामने, वो अपनी जगह जो लक्ष्य रखें। मेरा कहना यह है कि हमारे जैसे देश जिनकी एक प्रतिबद्धता थी, अगर हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम सौर ऊर्जा से और चीज़ों से काम कर रहे हैं। जयराम रमेश ने जब ये बात कही थी कि आप मॉनिटर कर सकते हैं हमारी जो भी प्रगति है उसको, तो उसका विरोध करते हुए गए थे हमारे पर्यावरण मंत्री। अब जो वहाँ जाकर के जो समझौता हुआ है, उस समझौते में फिर ये बात उठी है कि आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, तो अब वहाँ विरोध नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि ये जो अंतर्द्वंद्व है, ये हमारी नीतियों में झलकता है।
एक चेहरा दिखाना आसान है कि हम सौर ऊर्जा और तमाम वैकल्पिक ऊर्जा के कितने कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई जब भीतर आके लोगों को पता चलती है तो हमारी आवाज अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कमजोर पड़ जाती है। सुनीता नारायण बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं ओम थानवी इस वक्त। हालांकि भारत का जो पक्ष आधिकारिक रहा है वो ये है कि जो भी कुछ लीमा में हुआ है उससे भारत संतुष्ट है और जो भी समझौता हुआ है उससे भारत संतुष्ट है। आप इसको किस तरह से देखती हैं? जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, जो उनका नजरिया है ओम थानवी का, वो ये कह रहे हैं कि जब घरेलू स्तर पर हम अंधाधुंध प्रोजेक्ट्स को बिना बहुत ज़्यादा पर्यावरण की चिंता किए अगर उन्हें गो अहेड देंगे, हरी झंडी दिखाएंगे, तो कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पर्यावरण की चिंता करते हुए नजर आएंगे? नहीं, देखिए ओम जो कह रहे हैं वो दूसरी बात है, मुझे लगता है इससे जोड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि जो हम अपने देश में करेंगे मैं समझती हूँ आज भी अगर भारत कितना भी कोयला जला ले तभी भी अगर आप विकसित देशों से उसका कंपैरिजन करें तो यूएस चाइना के कंपैरिजन में भारत ने अभी भी कुछ नहीं किया है। तो दूसरी बात मुझे लगता है जो भारत सरकार ने बात रखी है कि हम इससे संतुष्ट हैं, इस पे थोड़ी सी अगर बात करें, मैं मानती हूँ कि लीमा का जो निष्पक्ष है वो यही है कि जितना हम खो सकते थे हमने खोया नहीं। मगर सवाल ये बनता है कि हम हर मीटिंग में जाते हैं तो हम यही कहते हैं कि हम पूरी तरह से खो सकते थे मगर हमने खोया नहीं। हमने अपनी जो शब्द हैं कुछ हद तक वो एग्रीमेंट में आ गए कि हम CBDR, जिसको कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, वो टेक्स्ट में आ गई और हम इससे संतुष्ट हैं। मगर हर बार हम जब भी इन मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं कि बार बार हमारे जो मुद्दे हैं वो कमजोर होते जा रहे हैं। सब भारत क्या चाहता है, भारत को क्या चाहिए, अगर ऐसी एक समझौते से क्या चाहिए भारत को चाहिए कि ऐसा समझौता हो जिससे पूरी दुनिया क्लाइमेट चेंज से निपट सके। उसका मतलब कि जो लक्ष्य रखा है 2 डिग्री का, उसके अंतर्गत सारे जो देश हैं वो अपना जो INDC है, जो अपना जो लक्ष्य तय करेंगे, उसका जो अगर आप उसको पूरे साथ रखें तो वो 2 डिग्री के नीचे होना चाहिए। बिल्कुल। अब भारत सरकार जब लीमा गई उसने ये कहा कि हम रिव्यू नहीं चाहते। अगर आप रिव्यू नहीं चाहते तो आपको कैसे पता चलेगा कि जो विकसित देश हैं वो अपना लक्ष्य क्या कर रहे हैं, जो दुनिया का लक्ष्य है उसको मीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हम सबको कैसे पता चलेगा कि जो चाइना है, जो यूनाइटेड स्टेट्स है, आज जो बराक ओबामा ने कहा है कि मैं अपना प्रदूषण 26 से 28% काटूंगा 2025 तक, वो उसका कोई मायने नहीं है। मगर अगर रिव्यू नहीं होगा तो उसके बारे में भारत सरकार आगे कैसे कह सकेगी? तो मुझे लगता है हमारी सरकार कुछ हद तक जो शब्दावली है उसमें खो जाती है और जो बड़ा लक्ष्य है हमारे सामने उसको तय नहीं कर पाती। हाँ। और इसीलिए जब लीमा से वापस आते हैं हम ये कहते हैं कि हाँ, जितना खो सके उतना नहीं खोया और इसीलिए हम संतुष्ट हैं। सुनीता नारायण, उसी डर के साथ आप कह रही हैं कि जो शब्दावली है, बहुत कुछ चाहिए, शब्दावली है उसमें खो जाने के डर है। इस खतरे के साथ भी मैं आगे बढ़ रही हूँ और ये देख रही हूँ कि जो 5-6 अहम पॉइंट्स थे जो कि एजेंडा रखा गया था कि इसमें क्या क्या हासिल किया जाना चाहिए था और क्या नहीं हो पाया। इसमें यह भी था कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है यानी INDC का आपने जिक्र किया, एक वो एक एजेंडा था जिस पर कोई सहमति नहीं बन पाई। दूसरा क्लाइमेट फाइनेंस की बहुत महत्वपूर्ण बात थी, इसमें भी कोई प्रोविजन इसका नहीं पाया गया एंड ऑफ द डे। इसके अलावा जो असेसमेंट का आपने जिक्र किया उसको तो रूल आउट कर ही दिया गया। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात थी उसमें डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का जो जिक्र था, CBDR, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, लेकिन उस हद तक बात नहीं हुई, किसी फैसले तक नहीं पहुंचे। लॉस एंड डैमेजेस की बात है कि जो नुकसान होगा इस पे यानी कि जो नुकसान होगा डेवलपिंग कंट्रीज को उसकी भरपाई कौन करेगा? जी जी। और एक आखिरी पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जो प्री 2020 जो एमिशन रिडक्शन था उसको लेकर भी जो है सिर्फ वादे हुए कि हाँ ठीक है हम एनहांस करने की कोशिश करेंगे, जो हमारी महत्वाकांक्षा है, जो एम्बिशन है। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। जो आपने 5 मुद्दे गिनाए ये सबसे बड़े मुद्दे हैं और इसके अंदर जो विकसित देश हैं उनको 2020 तक
वो कितना काटेंगे इसके बारे में उनने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया कि हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे और हम चर्चा नहीं कर पाए उनसे। दूसरा, जहां लॉस एंड डैमेज और अडेप्टेशन का सवाल है, फाइनल एग्रीमेंट में इतना कमजोर है कि पेरिस तक क्या होगा हम नहीं जानते इसके बारे में। जहां सीबीडीआर की बात है, सीबीडीआर की बात जरूर हो गई और भारत का एक पॉइंट एजेंडा होता है कि सीबीडीआर आप कहीं ना कहीं घुसेड़ दीजिए, मगर भारत ये नहीं सोचता कि उसको कैसे ऑपरेशनलाइज करेगा। तो सीबीडीआर के साथ अब की बार 3 और शब्द जोड़ दिए गए हैं जिससे सीबीडीआर बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि वो कहता है कि कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी बट गिवन नेशनल सर्कमस्टांसेस। अब कोई भी देश कहेगा कि हाँ हम तो चाहते हैं कि हम कुछ करें मगर हमारे नेशनल सर्कमस्टांसेस हैं, यूएस कहेगा कि हमारी सेनेट नहीं करने देती हमें, तो कुछ नहीं होगा। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि लीमा के अंदर मैं नहीं समझती कि दुनिया ने कुछ पाया, मैं नहीं समझती कि भारत देश ने कुछ पाया, और अगर हमें पेरिस में कोई जीत हासिल करनी है तो हमें सोच समझ के जाना पड़ेगा कि ये बड़े बड़े इश्यूज हैं, हमें इन सब पे लड़ना है और रिएक्टिव होके नहीं पर प्रोएक्टिव होके। जी हाँ, तो विलन के तौर पर जो पेश किया जाता है इस पूरे मामले में, और कुछ हद तक अगर देखा जाए एनवायरनमेंट जो एक्टिविस्ट है उनकी नज़र से, तो इंडस्ट्री को देखा जाता है। इंडस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू जरूर ले लेते हैं संक्षेप में। श्याम पोद्दार साहब इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। श्याम पोद्दार साहब, ये बताइए कि फिलहाल चर्चा स्टूडियो में इस बात को लेकर हो रही है कि किस तरह से लगातार सरकार जो है वो दबाव में है कि उसको अच्छे दिन लेकर ही आना है, और इतना इंतजार करना मुश्किल हो रहा है इंडस्ट्री के लिए कि पूरे जो एनवायरमेंटल जो क्लियरेंसेज हैं उनसे होकर गुजरना पड़े, और इसलिए शायद अंधाधुंध तरीके से प्रोजेक्ट्स क्लियर किए जा रहे हैं। क्या इंडस्ट्री की जिम्मेदारी लेने को तैयार है कि हमारी आबो हवा जो एनवायरनमेंट है वो खराब हो रहा है? नमस्कार, ऐसा है कि यहाँ पर जो आज के दिन सबसे बड़ा जलवायु प्रोटेक्शन वगैरह का, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन जिसको बोल रहे हैं, और उसकी वजह से इंडस्ट्री बैकलॉग में चली गई है। और आप ये अगर देखें कि नवंबर महीने में भी हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन काफी नीचे जा रहे हैं। हमने, सरकार ने अच्छे दिनों की जो प्रोमिसेस की थी वो प्रोमिसेस अभी अधर में लटकी हुई है। उसकी वजह से जो इंटरनेशनल इन्वेस्टर हैं उनका जो कॉन्फिडेंस है वो कॉन्फिडेंस उनका शेक हो रहा है, और वो कॉन्फिडेंस शेक होने की वजह से ही आज आपने महसूस देखा होगा कि रुपये में इतनी भारी गिरावट जो आई है, कितने महीनों के बाद में एक दिन में इतनी भारी गिरावट इसलिए आई है कि अब धीरे धीरे लोगों के मन में जो इंडस्ट्रीज के प्रति जो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट इन्होंने प्लेटफॉर्म पे तो ले आए हैं, लेकिन अभी तक कोई भी प्रोजेक्ट टेक ऑफ नहीं कर पाया, और उसकी वजह से जो इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो है वो कॉन्फिडेंस अब धीरे धीरे शेक होता जा रहा है। एनवायरमेंट क्लियरेंस, दैट इज वन ऑफ द मेजर पार्ट, जिसकी वजह से ये जो है मतलब उनके वजह से इंडस्ट्रीज जो है, इंडस्ट्रीज का ओवरऑल कॉन्फिडेंस जो है अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। और ये अगर यही हालत रही तो हमें डर है कि 2013 में जिस तरह से रुपये में गिरावट आई थी है, और इंडस्ट्रीज में जो बाहर के विदेशों की जो यहाँ पर वो आना चाहिए इन्वेस्टमेंट, उसमें काफी गिरावट आ सकती है। लेकिन बुरी खबर तो फिर इंडस्ट्री के लिए ये है कि ये भी कह रही है सरकार, कम से कम वादा तो किया है कि जो ग्रीन लॉज हैं उनको और ज्यादा मजबूत किया जाएगा और क्लियरेंसेस जो हैं वो शायद और मुश्किल हो सकते हैं। वही प्रॉब्लम है कि ग्रीन लॉज को जो वो किस तरह से पास करेंगे। आज लोकसभा में पूर्ण बहुमत होने के बावजूद भी कई एक जो इम्पोर्टेंट बिल्स हैं वो अटके हुए पड़े हैं। उन बिलों की वजह से अब जो धीरे धीरे आज क्या हो रहा है कि कुछ बिल, जैसे इंश्योरेंस बिल ले लीजिए आप, ये एनवायरमेंट बिल ले लीजिए, जो जब तक वहां से पास होकर फिर राज्यसभा में किस तरह से उसको अपोजिशन मिलेगी, तो ये जो समस्याएं हैं इन समस्या को सरकार किस तरह से निपटाएगी, ये सरकार के लिए काफी जो है टेढ़ी खीर है। रघुनंदन जी, आप इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि देखिए जो वादा है वो इंडस्ट्री से भी हुआ था जब बीजेपी कैंपेन कर रही थी, या कोई भी पार्टी अगर जो सरकार बनाना चाहती है, और ये फुल मैंडेट की सरकार है, उसके बावजूद भी उस बढ़ चढ़ कर नहीं काम कर पा रही है। ओम थानवी जी कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ कर रही है। कैसे हम किसकी बात माने, कहाँ पहुंचे? मैं पहले हमारे जो मेन मुद्दा था जलवायु परिवर्तन, उससे ज्यादा हटना नहीं चाहता था, पर मैं एक
टिप्पणी ये भी जरूरी बात है, हमें ये बात ध्यान में रखनी पड़ेगी। पर इस पे आने से पहले एक छोटी सी टिप्पणी मैं करना चाहूंगा। सुनीता जी ने सही सवाल उठाया। बात का जवाब दे दीजिए। अच्छा, तो मैं पहले इसका जवाब देता हूँ। मेरा बिल्कुल ये मानना, इनका मानना गलत है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस के वजह से इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा है या फॉरेन इन्वेस्टर नहीं आ रहे हैं। अगर आप विकसित देशों में देखेंगे, बराबर वहाँ पे आर्थिक स्थिति अब आजकल थोड़ा सा स्लो है, पर किसी ने आज तक ये नहीं किया कि यूरोपियन यूनियन में या यूनाइटेड स्टेट्स में एनवायरनमेंट लॉज बहुत टाइट हैं, हम इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए हम और देशों में जा रहे हैं। दिस इज नॉट द केस एट ऑल। अगर पोद्दार साहब ये कह रहे हैं, फिर तो इसका मतलब ये है कि आप एनवायरनमेंट लॉ लाओ ही मत और इंडस्ट्री को कहो जो करना चाहते हो करो। ये अगर इंडस्ट्री की मांग है, ये मेरे ख्याल से हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए सबसे खतरनाक चीज़ होगा। हम ऑलरेडी इससे सफ़र कर रहे हैं। बात असल में ये है कि एनवायरनमेंट क्लियरेंस की प्रोसीजर ठीक होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। इसको करें, पर इसका मतलब ये नहीं कि इसको, पर इसका मतलब नहीं है कि इसको ढील दिया। बिल्कुल, सुनीता जी की बात। दूसरी बात जो सुनीता ने कहा, बिल्कुल सही कहा कि भारत ने शायद ठीक से ये नहीं सोचा जब हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नेगोशिएशन पे जाते हैं कि हमें क्या चाहिए। इसमें एक चीज़ और मैं इसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा दर्शकों का, कि भारत के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इस मसले का हल जल्दी हो, ये इफ़ेक्टिव हो, विज्ञान जो बताता है हमें उसके अनुकूल हो। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि विज्ञान आईपीसीसी के रिपोर्ट में भी ये कहा है कि भारत दक्षिण एशियाई का जो इलाका है ये टॉप 10 प्रभावित इलाकों में से है। सबसे ज़्यादा हम पे बुरा असर पड़ने वाला है। इसलिए ये हमारे इंटरेस्ट में है कि जल्दी से समझौता हो और अच्छा समझौता। एक आखिरी बात ही बताइए कि 2015 में पेरिस से अब क्या उम्मीद करें? फिलहाल इसमें तो वार्म अप भी नहीं नजर आ रहा है। तो नहीं, अभी तो उम्मीद बहुत कम है। जिस तरह से हम अतीत देखते हैं, इतिहास को देखते हुए तो लगता है कि फिर ऐसा ही सिलसिला चलेगा, आखिरी दौर में जाके फिर मामला कटाई में होगा। लेकिन एक पंक्ति में कहूँगा, जो सज्जन उद्योग की बात कर रहे थे, इसी के चलते देखिए ये मनमोहन सिंह की सरकार भी यही करती थी और उन्होंने रियो में जाकर के अभी कहा भी था कि आर्थिक विकास और इसका तालमेल चाहिए। ये तालमेल का दावा करके और प्रगति का भुलावा दे करके अब नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इसीलिए उनकी सरकार में कोई भी व्यक्ति आज ऐसा नहीं है, पहले कम से कम दिखाने के लिए सही मनमोहन सिंह की सरकार में श्याम शरण या सुनीता नारायण वगैरह लोग थे जो पर्यावरण के जानकार थे। अब कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आप पे नकेल कस सके। ऐसे में आप जो है वही काम करने जा रहे हैं, बल्कि उससे बुरा करने जा रहे हैं जो मनमोहन सिंह की सरकार कर रही थी। उन्होंने रमेश को हटा करके जयंती नटराजन को लेके आए ताकि धराधर जो है वो, वहां भी लगातार देखा मिनिस्टर्स का बदलना, यानी इंडस्ट्री का जो दबाव था वो साफ तौर पर नजर आ रहा था। लेकिन मुनाफाखोरों का इंडस्ट्री को, बल्कि आप कहिए कि मुनाफाखोरों का दबाव है। जी हाँ, बिल्कुल, समय बिल्कुल समाप्त हो गया है। लेकिन आखिरी शब्द के लिए श्याम पोद्दार जी बिल्कुल अपनी बात कहिए, आप जवाब दीजिए। ऐसा है रघुनंदन जी, आपकी बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये आ रही है कि मैंने ये कभी नहीं कहा कि पर्यावरण के बारे में सरकार सुस्त है। कहने का मतलब ये है कि जो नए नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं उनको क्लियरेंस जितनी जल्दी मिलेगी और जो सतही धरातल पे उसका जो निदान होगा तो उससे इंडस्ट्रीज का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बाहर के इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो हमारे इनफ्लो आने चाहिए, जिस स्पीड से आने चाहिए वो और ज्यादा स्पीड से आएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ बहुत बहुत शुक्रिया श्याम पोद्दार जी, माफी चाहती हूँ, बिल्कुल समय मेरे पास एकदम समाप्त हो चुका है। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो यानी बहस जो है वो अपने आप में बिल्कुल पुरानी है, शायद कई साल पहले भी अगर उठा के देखें तो शायद इन्हीं मुद्दों पर इसी तरह हम बहस कर रहे थे। इससे ये भी साबित होता है कि क्लाइमेट चेंज यानी पर्यावरण जो में बदलाव हो रहा है उसके मुद्दे पर बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़े हैं। लेकिन ज़रूरत इस बात की ज़रूर है कि विकास के साथ साथ अगर आबो हवा हमारी स्वस्थ नहीं होगी तो शायद इस सब विकास का भी हम क्या करेंगे। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।